नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी में। और हम लोग देख रहे थे इसमें साइंस सीरीज यूपीटी प्लस सी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो आइए इस सीरीज में 11वां पार्ट देखते हैं। तो 11वें पार्ट का पहला क्वेश्चन है, 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति, एक पास्कल, एक किलोवाट, एक जूल। तो जूल जो होती है वो वर्क की यूनिट होती है, किलोवाट होता है पावर का एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, और पास्कल जो होता है ये प्रेशर का यूनिट होता है। अश्व शक्ति होता है, ये होता है 746 वाट। 746 वाट इक्वल टू एक अश्व शक्ति, ये होती है पावर की यूनिट अश्व शक्ति। लेकिन एक एसआई यूनिट नहीं है, पावर की एसआई यूनिट है वाट। ठीक है, अश्व शक्ति हॉर्स पावर, 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? न्यूटन गति के दूसरे नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो किस आधार पर व्याख्यात किया जाता है? तो न्यूटन गति का जो पहला नियम है क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी। कोई वस्तु स्थिर में विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर बाह्य बल लगाते हैं तो विराम वाली वस्तु जो होती है वो गति करने लगेगी, और जो गति कर रही है वो तो या तो रुक जाएगी, या तो उसका गति का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या गति तेज हो जाएगी। यानी बल, बाह्य बल लगा के उसके पोजीशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। बल का परिभाषा क्या करता है? बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यही है बल का परिभाषा। तो न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार बल की परिभाषा डिफाइंड होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात वो विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जी इक्वल टू इतना है, तो हाइट पूछा है, हाइट कितने हाइट पे वो विरामावस्था को प्राप्त कर लेगा। तो फार्मूला होता है एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू दिया है 3, जी की वैल्यू 10 और यू की वैल्यू दिया है 20 दिया था, यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्यों लेंगे? जब ऊपर जा रहा है तो जी के वैल्यू जो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हम माइनस लेते हैं, नहीं तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो माइनस लेंगे यहाँ क्योंकि ऊपर जा रहा है बस, तो जी की वैल्यू में कमी आ रही है तो माइनस लेंगे। तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे। u की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 3 माइनस हाफ, g की वैल्यू कितनी है 10, 3 की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 5 बार में कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 पच्चे 45, अब इसके 60। तो एच इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 मीटर। हाइट कितना? 15 मीटर पे जाके वो विरामावस्था को प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या है? तो उष्मा विद्युत पायरोमीटर नहीं है, पारद वाली ग्लास नहीं,
भरण प्रणाली ये भी नहीं, मतलब ये तीनों नहीं है, तीनों टच करना पड़ेगा टेम्परेचर नापने के लिए। और जो ये विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर है ना, इसे बिना टच किए हम टेम्परेचर नाप लेते हैं। जो टेम्परेचर गन है आजकल आप लोग देखे होंगे, कहीं भी टेम्परेचर गन लिए रहते हैं लोग और दूर से ही टेम्परेचर नाप लेते हैं, वही है ये विकिरण अवरक्त, इंफ्रारेड पे काम करता है, अवरक्त पायरोमीटर है। ये सेंसिंग पे काम करता है, रिमोट सेंसिंग पे। तो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ध्वनि की का वेग जो v होता है वो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। डेंसिटी, डेंसिटी ने घनत्व, घनत्व के समानुपाती होते हैं। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का घनत्व होगा, d जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उसमें उतनी अधिक होगी। तो इसमें d सबसे ज़्यादा किसका है? इस्पात का। डी सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। उसके बाद कांच का, तो उसके बाद कांच में होगी। अब वायु जल में, तो जल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो जल में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वायु जल में, दोनों में जल में होगी। अब वायु में जो है वेलोसिटी सबसे कम होगी, वायु में ध्वनि की गति सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी इन चारों में सबसे कम है। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने में प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल और अवलोतल। तो कौन सा यूज करते हैं वाहनों में पीछे देखने के लिए? कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं वाहनों में पीछे देखने के लिए, उत्तल दर्पण का। और जो सोडियम परावर्तक लेंस होता है, लैंप होता है, सोडियम परावर्तक लैंप होता है, उसमें भी उत्तल लेंस का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। लेंस, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उस समय अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में सीरीज में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा पूछा है सर्किट में, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है V = IR। तो R को यहाँ सीरीज में जोड़ा है, 2 है, तो R का इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है? R = R1 + R2। जब पैरेलल में रहेगा तो 1/R करके जुड़ेगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो हो जाएगा 10 ओम + 20 ओम = 30 ओम। R का जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट 30 हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं। V = IR, R पता है, V पता है, I निकालना है हमें। तो V/R = I, V की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट और R निकालने हैं 30, तो दशमलव करेंगे 60 आएगा, 30 दूना 60, 2 एम्पियर। I = 0.2 एम्पियर आंसर आ गया। तो इसका ए पार्ट होगा सही। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी कर दी जाए तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? तो V = I या V/I = कांस्टेंट होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कुछ भी करें, V और I के जब एक समान परिवर्तन कर रहे हैं तो एक समान ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा के
को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत पंखा, टार्च, टेलीविज़न। टेलीविज़न नहीं है, टेलीविज़न विद्युत ऊर्जा को लाइट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिगर में भी कन्वर्ट करता है। टार्च नहीं है, टार्च सेल रासायनिक ऊर्जा को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस्त्री प्रेस नहीं है, लाइट एनर्जी को ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत, तभी तो प्रेस करते हैं। अब विद्युत पंखा है, लाइट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट, उत्तरी गोलार्ध में तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पे किस दिशा के सामने एक निश्चित दिशा में झुक जाएगा। मतलब उत्तरी गोलार्ध में एक तरल समतल प्लेट रखते हैं तो किस दिशा की ओर झुक जाएगा। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी का नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार होता है नॉर्थ साउथ। तो इसमें रखेंगे तरल प्लेट जो है वो साउथ की तरफ एक निश्चित डायरेक्शन में झुक जाएगा। तो ऑप्शन होगा इसका सी, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। 112 देखते हैं। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल का आविष्कार किया था। कौन है? सैमुअल कोल्ट पिस्तौल का आविष्कार किया था। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिकन बिजनेसमैन भी थे, वो वैज्ञानिक नहीं थे। निम्नलिखित में अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग एक्सरे किरणें में होता है, नहीं। इसका उपयोग दवाओं के लाभ, नहीं। इसका उपयोग अंग विच्छेदन में होता है, नहीं। इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास के देख रेख के लिए किया जाता है, यही सही है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है उसका उपयोग माँ के गर्भ में जो भ्रूण बन रहा है उसकी देख रेख में, उसकी दिनचर्या में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है कौन से नियम पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित नियम का परिणाम है? तो यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटे और पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं, गलत। निम्नलिखित अनुपात में कहाँ जुड़ते हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन इसमें ये थोड़े पूछा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पूछा है, तो कौन सा सही होगा? तो सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसके हिसाब से कोई जो सही होगा वो देखते हैं। परमाणु एक अदृश्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम वही होता है। डाल्टन की द्रव्यमान संरचना जो है उसका अध्ययन किया, द्रव्यमान संरचना पर अध्ययन किया डाल्टन ने, और 1803 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी विचार प्रेजेंट किए, जिसे डाल्टन परमाणुवाद कहते हैं। जो डाल्टन परमाणुवाद होता है वो मास कंजर्वेशन पे डिपेंड होता है, मास संरक्षण का नियम प्रतिपादित करता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्न इनमें से किसे जल शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? जल शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है स्फीतिदाह, परासरण, साइटोलिसिस, रिवर्स परासरण। तो रिवर्स परासरण जो है इससे जल को शुद्ध बनाने का काम किया जाता है। और जो रिवर्स परासरण है, जो समुद्र के जल है उसमें नमक और पानी में जो हानिकारक अणु मिले हुए हैं, हानिकारक पदार्थों के जो अणु हैं उनको नष्ट करते हैं रिवर्स परासरण के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है।
n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को इलेक्ट्रॉन की कक्षा या कोष संख्या व्यक्त करता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या हम जानते हैं वो क्या व्यक्त करता है? इलेक्ट्रॉन की कक्षा या कोष संख्या व्यक्त करता है। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ कोष हैं। तो n का जब मान 1 रहे, 1, तो यल कोष का होता है। n का मान जब 2 रहे तो वो k कोष का होता है। n का मान 1 रहे तो k कोष का होता है, और n का मान 2 रहे तो यल कोष का होता है। n का मान 3 रहे तो m कोष का होता है, और m का मान 4 रहे तो n कोष का होता है। ठीक है। अब प्रत्येक कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू n का स्क्वायर, ये होता है प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 अगुणे n इक्वल टू 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 16 दूना 32। तो n कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन होता है। टेम्परेचर 0 केल्विन, माइनस में कभी नहीं जाएगा। माइनस में अगर चला गया तो सारी थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी बेकार हो जाएगी। सारा परम शून्य ताप को ही डिनोट करके सारा बनाया गया है थ्योरी। तो क्या होता है? परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप पे जो गैस के अणु होते हैं वो वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं, मतलब स्थिर हो जाते हैं। जब स्थिर हो जाते हैं तो वॉल्यूम जो है 0 हो जाता है। PV इक्वल टू MRT। तो जब वॉल्यूम 0 हो गया तो 0 हो गया टेम्परेचर, T इक्वल टू 0। अगर इसे इधर लाएं तो इसे परम शून्य ताप कहते हैं, 0 केल्विन को। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग किस रंग में बदल देता है? हरा, नीला, पीला, लाल। तो क्षार सार्वत्रिक सूचक जो हैं रंग को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 का, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु है, पहला धातु तत्व है। पहला पूछा है धातु तत्व, पहला तत्व नहीं पूछा है। पहला तत्व पूछा होता तो हम लोग हाइड्रोजन मारते हैं। पहला धातु तत्व पूछा है तो लिथियम होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ हैं। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? खराब होने से बच सके? नहीं। फास्फोरस इस अस्थायित्व सुनिश्चित करता है? नहीं। बच्चों के पहुंच से दूर रखें? गलत। आग पकड़ लेता है। फास्फोरस को अगर पानी में न रखें तो वो आग पकड़ लेता है ना। स्मेल इसमें फास्फोरस में लहसुन की गंध जैसी आती है। यह जल में घुलनशील नहीं है, जल में नहीं घुलनशील है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें घुल जाता है। यह हवा में स्वतः जल जाता है, इसीलिए इसे पानी में रखते हैं। पानी में रखते हैं, पानी में घुलनशील भी नहीं है तो घुलेगा भी नहीं, इसलिए पानी में रखते हैं। और सीसा, पेंसिल में शीशे का प्रतिशत पूछा है। तो पेंसिल में किसका प्रतिशत होता है? ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का अपरूप है। तो शीशे का प्रतिशत तो उसमें होता नहीं है, तो 0% होगा। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो होता है Cl ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ठीक है। ये देखते हैं क्या करता है क्लोरीन। एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम
हाइपोक्लोराइड, यही है ब्लीचिंग पाउडर, इसे ही ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, जो अकार्बनिक पदार्थ है जिनके यह पीने के पानी को प्यूरिफाई करता है। Cl2 plus H2O gives twice HCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, Cl2 को पानी के साथ क्रिया कराएं तो 2 HCl देगा प्लस ऑक्सीजन मुक्त करेगा। और CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ क्रिया कराएं तो Ca ब्लीचिंग पाउडर देगा और ब्लीचिंग एजेंट देगा और H2O शुद्ध पानी देगा, तो पानी को शुद्ध करता है। निम्नलिखित में किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस एल्केन फैमिली का सदस्य है, इसे मीथेन कहते हैं। मार्स गैस मंगल ग्रह पे पाया जाता है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और ये जब पशुएं जुगाली करती हैं उसमें भी मार्स गैस पाया जाता है, धान के खेतों में और दलदल स्थानों पे भी मार्स गैस मिलता है। तो मार्स गैस का फार्मूला CH4 होता है, एल्केन समूह का है, इसे मीथेन कहते हैं। और एल्युमिनियम कार्बाइड पे जल की क्रिया कराने से मार्स गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाली तरल को कहते हैं, क्या करते हैं? निलंबन, पायसन, गैर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जब विद्युत अपघट्य उन पदार्थों को कहते हैं, विद्युत अपघट्य जो उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों से उनकी चालकता बढ़ जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों से उनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 125 पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने से किस नाम से जाना जाता है? अपघटन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब पानी में अम्ल या क्षार को घोलते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी को एक्जोथर्मिक कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। अगला वीडियो देखते हैं अगले दिन।